अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी मैं एक एथियस्ट विमो का जो है वीडियो देख रहा था। उसमें उन्होंने बताया कि फेयर ऑफ डेथ को कैसे कोप अप किया जाए अकॉर्डिंग टू एथियज़म या अकॉर्डिंग टू हिज ओन व्यू पॉइंट। तो वो ये कहते हैं कि फेयर ऑफ डेथ इसलिए आता है क्योंकि ये एक प्रिजर्वेशन टेक्निक है एवोल्यूशन के द्वारा। ठीक है। तो और वो ये बोलते हैं कि फेयर ऑफ डेथ को जो है हम लोग जो है रिप्लेस कर सकते हैं कि हम लोग जो है अपने लाइफ में अपने लव्ड वंस में मेमोरीज़ क्रिएट किए हैं, उनके लाइफ में हम लोग वैल्यू ऐड किए हैं। उस तरह से हम लोग भी अपने आप को एक कहानी बोल सकते हैं जो कि सच्चाई के ऊपर आधारित है। तो ये उनका पूरा का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है। उनका कहने का मतलब है कि लाइफ आफ्टर डेथ तो सच्चाई पे आधारित है नहीं ना। तो जो सच्चाई पे आधारित है कि हम लोग जो है अपने जो है लाइफ को जो है मेमोरीज़ क्रिएट कर सकते हैं, तो हम लोग ज़िंदा रहेंगे लोगों के मेमोरीज़ में। ठीक है। तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा ये कहने का मतलब है कि इसका फ़ायदा क्या होगा। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसका फ़ायदा इसलिए नहीं है कि हो सकता है कि हम लोग दूसरों के मेमोरीज़ में अलाइव रहें, लेकिन हमारी खुद की मेमोरी तो ख़त्म हो जाएगी। और हमें फ़र्क क्या पड़ेगा कि अगर हम किसी के मेमोरी में अलाइव है या नहीं है आफ्टर डेथ। अगर एथियज़म ट्रू है, अगर देयर इज़ नो लाइफ आफ्टर डेथ, तो देखा जाए तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। क्योंकि तुम किसी के मेमोरी में अलाइव हो या ना हो, तब तुमको फ़र्क पड़ता है जब तुम ज़िंदा हो। लेकिन जब तुम ख़त्म हो चुके हो, आफ्टर यू हैव डाइड, तो उसके बाद कहाँ से फ़र्क पड़ता है कि वेदर यू आर अलाइव इन समवन्स मेमोरी और यू आर नॉट। क्योंकि तुम्हारी खुद की मेमोरी तो इरेज हो गई है ना। मतलब इतना मुश्किल से तुमने किसी के मेमोरी में अपनी जगह बनाई है और फिर तुम्हारा ही मेमोरी इरेज हो गया अकॉर्डिंग टू एथियज़म। सो दिस डज़ नॉट मेक एनी सेंस। मैं जानता हूँ विमो भाई को कि वो जो है वो बोलते हैं कि हर चीज़ में सेंस या मीनिंग निकालने की ज़रूरत नहीं है। वो ये भी बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं कि लाइफ का कोई पर्पस हो या लाइफ में कोई मीनिंग हो। जब लाइफ मीनिंगलेस होगी तभी ना हम अपनी मीनिंग्स ऐड कर सकते हैं लाइफ में। मतलब कोई चीज़ अगर एम्प्टी होगी तभी ना हम उसके अंदर कोई चीज़ डाल सकते हैं। तो ये चीज़ तो कंसिस्टेंट होना चाहिए ना। ये जो अप्रोच है आपका कि हर चीज़ में मीनिंग नहीं ढूंढना चाहिए, ये चीज़ कंसिस्टेंट होनी चाहिए ना। कि आप साइंस करते हो तो साइंस तो क्या करती है, मीनिंग ही तलाश करती है ना। इट एक्चुअली ट्राइज टू मेक सेंस ऑफ द एविडेंसेस, द फिजिकल एविडेंसेस विच यू आर हैविंग राइट नाउ। तो वो तो मीनिंग ही सर्च कर रही है ना। एवरी वन इज़ सर्चिंग फॉर मीनिंग, और जिसमें मीनिंग नहीं है तो हम तो उसको नॉनसेंस बोलते हैं ना। तो अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू में कोई मीनिंग नहीं है तो दैट्स नॉनसेंसिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। मीनिंग ही तो एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान में और जानवर में फ़र्क करती है। अगर मीनिंग ही मौजूद नहीं हो तो इंसान और जानवर में फ़र्क क्या है। और दूसरी बात यह है कि मैंने जावेद अख्तर साहब से भी सुना था कि हम लोग जो पर्पस ऑफ लाइफ के ऊपर इतना इतना अपने आप को स्पेशल समझते हैं, तो एक मॉस्कीटो का क्या पर्पस ऑफ लाइफ होता है। तो एक मॉस्कीटो का यही पर्पस ऑफ लाइफ होता है कि वो मलेरिया फैलाए। और दूसरी बात यह है कि इस चीज़ पे तो कोई क्लेम नहीं करता, या फिर कोई भी मतलब रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है ना कि आपको जो इस दुनिया में परेशानी नहीं होगी। इनफैक्ट ये परेशानी खुद इस बात का रियलाइजेशन है कि ये दुनिया आपके लिए बनी हुई नहीं है। दिस इज़ नॉट योर परमानेंट प्लेस, दिस इज़ योर टेम्पररी प्लेस। इसीलिए तो मॉस्किटो आता है, आपको काटता है, आपको मलेरिया होता है, उससे आप मर भी सकते हो, ज़िंदा भी हो सकते हो। तो ये धरती या ये लाइफ जो है आपको दी गई है, वो तो इम्तिहान के लिए दी गई है। और इम्तिहान में तो आपको कोई चीज़ अच्छी भी होती है और कोई चीज़ बुरी भी होती है। इनफैक्ट प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है इम्तिहान में। जो जितना प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते हो उसी के बेसिस पे आपको जज किया जाता है। लाइफ में ऐसा ही होता है। तो वही सेम चीज़ जो है, इनफैक्ट वही सेम कॉन्सेप्ट तो हेयर आफ्टर का है ना, कि हमारी अकाउंटेबिलिटी कहाँ गई है आफ्टर डेथ। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आफ्टर डेथ हमारे माँ बाप है, हमारे बच्चे हैं, तो इनको तो हम ऐसे ही छोड़ के चले जा रहे हैं। ठीक है। तो
ये चीज़ का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ ना। कोई भी बंदा जो है अपने बच्चों के लिए इनहेरिटेंस छोड़ के जाता है कि वो इनहेरिटेंस उन बच्चों के लिए काम आए, ठीक है, फिर बाद में वो भी मर जाते हैं, फिर दूसरे बच्चे को इनहेरिटेंस का ये करते हैं। तो इस चीज़ का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ है ना। जो चीज़ ख़त्म हो जाती है उस चीज़ का फ़ायदा क्या। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे कि अगर कोई सैंड कासल है, उसको आप समुंदर के किनारे बना रहे हो, तो वो तो अल्टीमेटली जो है उसका बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो फ़ना हो जाती है। और इंसान जो है, जिस तरह से आपने ये बोला है कि एवोल्यूशन जो है वो सेल्फ प्रिजर्वेशन में जो है एक इंस्टिंक्ट हमारे अंदर ही मौजूद रहती है, तो वो एक और इंस्टिंक्ट हम लोग के अंदर मौजूद होती है, वो है इटर्नल लाइफ की, कि इंसान जो है वो मरना नहीं चाहता और हमेशा से ज़िंदा रहना चाहता है, लेकिन इंसान मरता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि, और दूसरी बात यह है कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसको एथियस्ट बहुत ही फोर्सिबली इग्नोर करता है, वो ये है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। इंसान ये चीज़ सोचता है, सिर्फ मुस्लिम्स या हिंदूज़ या और कोई थियस्ट नहीं, इंसान एज अ होल इस बात को सोचता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और मेरा आगे मुस्तकबिल क्या है। और ये चीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इंसान के लाइफ में कि डेथ के बाद क्या होगा। आप बोलते हैं डेथ के बाद कुछ नहीं होगा, जैसे हम लोग पहले थे डेथ से पहले, वैसे ही डेथ के बाद होगा। ये कुछ सेटिस्फैक्ट्री आंसर है नहीं। आप जितना इसको बोल दो, ये ह्यूमन माइंड को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। ह्यूमन माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो ये ह्यूमन माइंड को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। इसलिए सेटिस्फाई नहीं कर सकता कि हम लोग सोते हैं रात को सपोज़, ठीक है, फिर हम लोग जाग जाते हैं। हम लोग कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि आज मैं सो रहा हूँ तो कोई एविडेंस नहीं है कि कल मैं देख पाऊँगा उस चीज़ को, अपनी ज़िंदगी को नहीं देखा। हम लोग यही सोच के सोते हैं कि कल का सुबह हम लोग को देखने मिलेगा, ठीक है। तो ये नाइट एंड डे खुद साबित करता है, ये जो स्लीप के बाद जो हम लोग जागते हैं खुद साबित होता है कि अगर स्लीप को आप टेम्पररी डेथ की तरह सिम्बलाइज़ करो, तो स्लीप तो खुद ये चीज़ सिम्बलाइज़ करता है कि डेथ के बाद जो है वो भी ज़िंदगी है। जैसे हम लोग रोज़ जो है सोते हैं और रोज़ जागते हैं और उठते हैं। तो ये चीज़ तो मतलब एनालॉजी अगर इसकी हम लोग बनाएं, तो इससे तो यही पता चलता है ना कि देयर इज़ लाइफ आफ्टर डेथ। और ये चीज़ आपका, ये चीज़ मानना कि देयर इज़ नो लाइफ ऑफ डेथ, वो वैसा ही है कि मैं अगर किसी समंदर के सामने खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, और मैं समुंदर को देख रहा हूँ, तो एक टाइम पे मेरा विज़न जो है वो एक ही लेवल तक देखेगा, उसके बियॉन्ड वो देख नहीं सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि हो सकता है कि जो मैं शिप के थ्रू अगर उस जगह में जाऊँ, उसके बियॉन्ड मुझे पूरा और जो बड़ा ओशियन है वो मुझे दिखे। तो जब तक मैं उधर जाऊँगा नहीं, मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरे विज़न के बियॉन्ड भी कुछ है कि नहीं। तो उसी तरह से जब तक आपको डेथ नहीं होगा, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि लाइफ आफ्टर डेथ है या नहीं है। हम लोगों ने तो अपनी अकल से ये चीज़ डिसाइड किया है, और हमारे स्क्रिप्चर से ये चीज़ डिसाइड किया है, और फेथ से डिसाइड किया है लाइफ आफ्टर डेथ है कि नहीं। लेकिन एक बंदा जो कि उधर ओशियन के बियॉन्ड गया नहीं है, बीच ओशियन में गया नहीं है, तो वो भी बिना जाए भी ये चीज़ समझ सकता है कि मैं जो हूँ मतलब उधर गया नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जहाँ मैं देख रहा हूँ उसके बियॉन्ड भी ओशन है। ये सिर्फ मेरे विज़न की लिमिटेशन है कि मैं उसके बियॉन्ड नहीं देख सकता। एक और एग्ज़ाम्पल दूंगा कि सपोज़ अगर आप देखो कि आप रोज़ देखते हो सनराइज़ हो रहा है, सनसेट हो रहा है, ठीक है। अब मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ सनराइज़ और सनसेट हो रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग टू माई ओन आइज़, अकॉर्डिंग टू वॉट इज़ अपरेंट टू मी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सन खुद से अर्थ स्टेशनरी है, ठीक है, सन खुद से राइज़ हो रहा है और खुद से सेट हो रहा है। लेकिन साइंस ये कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो अर्थ के रोटेशन के वजह से हमें लग रहा है कि सनराइज़ और सनसेट हो रहा है। एक्चुअली में सनराइज़ और सनसेट नहीं हो रहा है, वो अर्थ जो है सन के अराउंड जो रोटेट कर रहा है, उस वजह से हमें लग रहा है कि सनराइज़ हो रहा है और सनसेट हो रहा है। लेकिन मैं महज अगर अपनी आँखों के ऊपर भरोसा करूँ और एपरेंट, जो चीज़ एपरेंट है उसको देखो, तो मुझे तो ये लग रहा है कि अर्थ तो रोटेट नहीं कर रहा, मैं तो फील नहीं कर रहा हूँ कि अर्थ रोटेट कर रहा है। लेकिन और मैं तो ये अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि अभी सन इधर है, फिर नून हो जाएगा, फिर जो है सन डूब जाएगा।
कब बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो हमारे बियॉन्ड है। अब वो चीज़ हमें साइंस के थ्रू भी पता चलती है और रिलीजन के थ्रू भी पता चलती है। हार्ट पम्प्स ब्लड है, ये चीज़ तो हमें साइंस के थ्रू भी पता चला नहीं, ये फैक्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन हम लोगों ने तो, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने फिज़िकली देखा होगा हार्ट जो है वो पंप कर रही है ब्लड। तो इसका मतलब क्या, जिन्होंने नहीं देखा है वो क्या कुछ और मान सकते हैं? आंसर इज़ नो। तो बिलीफ इन गॉड या फिर रिलीजन ना एक बेसिक बिलीफ है। जब आप किसी बेसिक बिलीफ को चैलेंज करते हो ना, तो आपको कंसिस्टेंट होना चाहिए कि और भी बेसिक बिलीफ चैलेंज होगी। ऐसे फिर साइंस के ऊपर भी जो है सवाल उठेगी, और वही सवाल उठेगी जो आप गॉड के ऊपर उठा रहे हो। तो आपको इस बात के लिए जो है रेडी रहना चाहिए। आप फिर वो नहीं कर सकते कि नहीं, आप जो है इलॉजिकल क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। इलॉजिकल क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आप भी इलॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं गॉड के अगेंस्ट। तो जो चीज़ के लिए आप प्रिपेयर हो, उसी चीज़ के लिए जो है आपको क्वेश्चन करना, ये पूछना चाहिए।